एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है अमन बहल। हैप्पी विमेंस डे आप सभी को। होपफुली आप अच्छे होंगे। महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज की क्लास में द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल अपने आज कवर करने वाले हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आंकड़ों वाले यानी फिगर्स वाले एडिटोरियल्स को भी पढ़ना सिखाओ, जिसमें बहुत सारे है ना ग्रोथ के, इकोनॉमी के आंकड़े हों। ऐसे एडिटोरियल्स को कहानी की तरह प्रोसेस करना आज आपको सिखाएंगे। एग्जाम के अंदर जब भी आपको ऐसा पैसेज मिले तो तरीका बताएंगे किस तरीके से आपको उसको प्रोसेस करना है। चलिए शुरू करें क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। नए बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सब कुछ यहाँ बेसिक से करवाया जाता है। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी डाइवर्सिफाई नाउ। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, डाइवर्सिफाई को। एक वर्ड आपने सुना होगा डाइवर्स, एडजेक्टिव है ये। डाइवर्स का मतलब होता है विविध, अलग अलग तरह का, भांति भांति का। जैसे भारत एक डाइवर्स कंट्री है, भारत में अलग अलग तरह के लोग और भाषाएं आपको मिलेंगी। तो वहीं से डाइवर्सिफाई को बनाया गया है, जो कि एक वर्ब है, किसी चीज़ को डाइवर्स बनाना या अलग अलग तरीके से फैलाना। अगर मैं आपसे बोलूं कि अपनी नॉलेज को डाइवर्सिफाई करो, तो इसका मतलब है अपनी नॉलेज को हर फील्ड के अंदर बढ़ाओ। आपको इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, हर चीज़ के बारे में बताओ। कह रहा है जी वैसे ही भारत को भी डाइवर्सिफाई करना है, और बात कर रहा है यहाँ पे व्यापार की। सारा व्यापारिक मुनाफा हमारा अमेरिका से आता है। अगर अमेरिका से आज झगड़ा हो जाए तो भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो भारत को अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करके दूसरी कंट्रीज से भी व्यापार में मुनाफा कमाना होगा। चलिए वर्ड आपने सीख लिया, आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहा है जी इंडिया नीड्स टू एक्सपैंड इट्स ट्रेडिंग बेस टू ओवरकम ग्लोबल हेडविंड्स। वही वाली बात बोल रहा है। कह रहा है जी भारत को नीड है, और क्या नीड है भाई, क्या ज़रूरत है कि एक्सपैंड करे या फैलाए। और किसको? अपने व्यापार के बेस को। ट्रेडिंग बेस यानी कितनी कंट्रीज से हम व्यापार करते हैं, बड़ा व्यापार, मोटा व्यापार। तो भारत को ज़रूरत है अपने व्यापारिक मुनाफे के या ट्रेडिंग के बेस को बढ़ाए या फैलाए। और क्यों फैलाए भाई? इस काम के लिए फैलाए कि हम ओवरकम कर सके, फतह पा सकें ग्लोबल हेडविंड्स के ऊपर या पूरी दुनिया से आने वाली चुनौतियों के ऊपर। हेडविंड्स एक वर्ड है, अभी डिटेल में आपको दिखाएंगे। जो भी आपके सामने चुनौती, चैलेंज, कोई तूफान आए, वो आपके लिए हेडविंड्स होता है। तो भारत के सामने ग्लोबल हेडविंड्स है। अभी दुनिया में मंदी चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। तो इन पे ओवरकम करने के लिए या फतह पाने के लिए हमें ट्रेडिंग बेस को बड़ा करना है। अमेरिका के अलावा दूसरी कंट्री से भी व्यापार करना शुरू करना होगा। चलिए, इंडिया सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है, एक्सपेंड करना यानी फैलाना, हेडविंड्स अभी आपको डिटेल में करवा देंगे, ओवरकम करना यानी किसी चीज़ पे फतह पाना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखा दूं। 5 वर्ड्स, ये बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो ताकि क्लास को स्मूथली ले सको। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम में सर्च करें @AmanSirYT, आपको ग्रुप मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। साथ ही YT योर इंग्लिश शूटर ऐप को भी जरूर से डाउनलोड करें। फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे पेड कोर्सेज, प्रीमियम कोर्सेज, लेकिन नाम भर के प्रीमियम है। स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बहुत अफोर्डेबल फीस में आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे राइटिंग कोर्स है हमारा फ्लैगशिप कोर्स, जिसमें किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश में राइट करना सिखाया जाता है लगभग 50 से 60 घंटों में। इस कोर्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं। शिवरात्रि के मौके पे 25% एक्स्ट्रा वैलिडिटी चल रही है। 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी है। यूज द कूपन CIVM25। साथ ही आपको मिलेगा यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स, जिसमें यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं। आपको यूपीएससी और सिविल सेवाओं के हिसाब से लिखना सिखाया जाता है इस कोर्स में। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स एज वेल। अगेन, इस कूपन को लगा करके 25% एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। आप जरूर से इस कोर्स का फायदा उठाएं। बैंकिंग एसएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सभी एग्जाम्स बैंकिंग और एसएससी के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखाया जाता है। ये दोनों प्रैक्टिस कोर्सेज हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दीज कोर्सेज एज वेल। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं टीम से। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इन द फर्स्ट कमेंट। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। देखिए, 2 वर्ड्स हैं, हेडविंड और टेलविंड। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। हेड का मतलब होता है सर, और टेल का मतलब होता है पूंछ। सर कहाँ होता है? सामने। पूंछ कहाँ होती है? पीछे। ये दोनों वर्ड्स बने हैं एरोप्लेन से या फ्लाइट से। जब भी कोई फ्लाइट उड़ रही होती है, प्लेन जा रहा होता है सामने की तरफ, तो अगर सामने से कोई हवा चले तो वो प्लेन की रफ्तार को कम करेगी। प्लेन को और ज़्यादा अपना एक्सेलरेशन देना होगा ताकि वो आगे जा सके।
तो हेड की तरफ से जो विंड आ रही हो वो किसी भी चीज़ को उड़ने से मना करती है या उसकी रफ्तार को कम करती है, इसलिए हेड विंड वर्ड का मतलब होता है चैलेंज। अब सिर्फ प्लेन की बात नहीं है, आप भी कोई काम जिंदगी में करना चाह रहे हो और कोई चैलेंज आपके सामने आ रहा है तो आप भी उस प्लेन की तरह हो जो हेड विंड को, सामने से आने वाली हवा को फेस कर रहा है, अपनी चैलेंज को। और हेड विंड का बिल्कुल उल्टा है जी, टेल विंड। अगर प्लेन के पीछे से, टेल से या उसकी पूंछ से हवा चलने लगे तो प्लेन को थोड़ी सी रफ्तार मिलेगी, एक्स्ट्रा उसको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो टेल विंड होता है आपके फेवरेबल कंडीशंस। दोनों दूसरे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। हेड विंड यानी अनफेवरेबल कंडीशन। द ग्लोबल जीडीपी हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग हेडविंड्स ऑफ द पैंडेमिक एंड हाई इन्फ्लेशन। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक्सपीरियंस कर रही है चुनौतियों को, हेडविंड्स को, जो है एक तो पैंडेमिक की और दूसरा बढ़ती हुई महंगाई की। हेडविंड का उल्टा टेल विंड आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड डिटेल में इसी तरीके से समझना। ये वर्ड लिखा हुआ है चायोस, लेकिन इसको बोला जाता है केओस। चाओस जो आपने बोला, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोल देते हैं बेचारे चाओस। ये केओस वर्ड का मतलब होता है अराजकता, डिसऑर्डर, लॉलेसनेस। जैसे कहीं दंगा हुआ हो और लोग इधर उधर भाग रहे हों और पुलिस वाले टीयर गैस के गोले फेंक रहे हों, तो वो आप जो माहौल समझ सकते हो दिमाग में कैसा होगा, इमेजिन करो, वही होता है केओस का माहौल। केओस को एनार्की, मेहम, हैवक, टर्मोइल, अपहीवल, अप्रोर, शैम्बल्स और पैंडेमोनियम, इन सभी वर्ड से बताया जा सकता है। सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। मेहम के अंदर और हैवक के अंदर थोड़ी हिंसा होगी। एनार्की के अंदर मतलब ये एक्सट्रीम लेवल का केओस है। एनार्की होगी तो मतलब बिल्कुल भी सिस्टम जो है बचा नहीं है, सब कुछ अपने हिसाब से शंकर भगवान के, भोले भगवान के जो हिसाब से चल रहा है, एनार्की। ठीक है ना। तो अपहीवल भी इसी तरीके का वर्ड है, सबके अंदर नहीं जाएंगे, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आज अपहीवल नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल देर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने काबुल को टुक ओवर कर लिया, टेक ओवर करना यानी कब्जा लेना, जब कब्जा लिया काबुल को या अफगानिस्तान को, तो एक केओस का या अराजकता का एटमॉस्फेयर था, माहौल था वहाँ की सड़कों पे। चलिए अगला वर्ड है रेपरकशंस। रेपरकशंस होते हैं बैड कॉन्सिक्वेंसेस, हिंदी में बोलते हैं दुष्परिणाम। कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रेपरकशंस फॉर श्रीलंका। कोविड-19 के लॉकडाउन्स हैं वो ले करके आए हैं बहुत ही खराब आर्थिक दुष्परिणामों को श्रीलंका के लिए। ये सारे रेपरकशंस के सिनोनिम्स हैं साइड इफेक्ट्स, इम्प्लीकेशन, रैमिफिकेशन, फॉल आउट, स्पिल ओवर। आज आप रेपरकशंस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए थोड़े भारी वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है गिर के फिर से खड़ा होने की ताकत, द एबिलिटी टू बाउंस बैक। समझ पा रहे हो ना। इंडियाज इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस ने, हिंदी में बोलते हैं जुझारूपना, है ना। आपको सेटबैक हो, नाकामयाबी मिले, लेकिन फिर भी आप लड़ते रहें, वो जुझारूपना ही रेजिलियंस है। तो हमारी अर्थव्यवस्था का जो जुझारूपना है उसने हमें मदद किया कि हम कोप विद कर सकें, सामना कर सकें 2009 की मंदी का। चलिए रिसेशन होता है मंदी। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड अपने पास, ऑफसेट। बड़े अच्छे से वर्ड आपको मैंने करवाया हुआ है। देखिए अगर आप तराजू के एक तरफ कोई चीज़ रखें और तराजू झुक जाए तो दूसरी तरफ भी आपको उतने ही वजन की कोई चीज़ रखनी होगी, तराजू को अगर बराबर करना है। तो जब दूसरी तरफ किसी चीज़ को आप रखते हो पहले वाली चीज़ को बराबर करने के लिए, ये कहलाता है अंग्रेजी में ऑफसेट करना या काउंटर बैलेंस करना। योर वर्च्यूज कैन नॉट ऑफसेट योर वाइसेस। आपके वर्च्यूज या अच्छाइयाँ ऑफसेट या नहीं कर सकती हैं बराबर आपकी बुराइयों को या वाइसेस को। समझ पा रहे हो ना। बुराई हो, जहाँ बुराई है वहाँ बुरे आदमी आप हैं, जहाँ अच्छाई है वहाँ अच्छे आदमी हैं। अच्छाई और बुराई जो है आपको बराबर करके तराजू में काउंटर बैलेंस नहीं करेगी। चलिए मेकअप फॉर करना, काउंटर वेल करना, कंपेंसेट फॉर करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड ऑफसेट इन द आर्टिकल टुडे। चीज़ों को बराबर करना, तराजू के दोनों पलड़ों को, है ना, इक्वल करना। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दे। समरी ये है कि अभी पता क्या लगा, अभी पहले से ही हमें पता है ऑलरेडी कि भारत का जो, देखो भारत ट्रेड तो सब कंट्रीज से करता है, आपको पता है, चाइना से भी, यूएस से भी, यूरोपियन यूनियन से, आसपास श्रीलंका से और सबसे। लेकिन ट्रेड में सबसे ज़्यादा जो मुनाफा होता है ना भारत को, वो मुनाफा होता है अमेरिका से। और इस वक्त अमेरिका में माहौल कुछ ख़राब है। आपको पता है जब से ट्रम्प आए हैं तब से टैरिफ की बात हो रही है, भारत पे भी लगाए जाएंगे। हमारी दिक्कत ये है कि अगर ट्रम्प ने हम पे टैरिफ लगा दिए और हमारा व्यापारिक मुनाफा घाटे में बदल गया, तो उसके बाद कोई दूसरी कंट्री दुनिया में नहीं है जिससे हम व्यापार करके कुछ कमा सके।
सबका सब कुछ हमारा अमेरिका पे निर्भर करता है। आज अगर अमेरिका मुंह मोड़ ले तो कुछ सालों में कंगाली के हालात आ जाएं भारत जैसे देशों में। सिर्फ भारत की बात नहीं है, और भी आसपास के देश देख लो, सब अमेरिका को बेच के मुनाफा कमाते हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि डाइवर्सिफाई कर लो अपने ट्रेडिंग बेस को, अमेरिका जैसे और भी ट्रेड पार्टनर्स बनाओ जहां पे आप अपनी चीज़ें बेच के मुनाफा कमा सकें। नहीं तो अमेरिका पे डिपेंड होना, डोनाल्ड ट्रंप पे डिपेंड होना खतरे से खाली नहीं है। आज की टोन है कॉशनरी और एडवाइजिंग, चेता रहा है आपको, क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका पे डिपेंडेंट होना ठीक नहीं होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन करना, चेताना। चलिए अब शुरू करते हैं। मुझे पता है ये आर्टिकल कुछ बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगेगा, नंबर्स आएंगे, आंकड़े आएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको एक हिंदी मूवी की स्टोरी की तरह आपको पढ़ाऊं। जैसे मैं पढ़ाता हूं कोशिश करना आप भी पढ़ सको। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से इसका मीनिंग निकालो। चलिए, कह रहा है जी फरवरीज शार्प राइज इन द मंथली सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स या PMI 259 हैज़ प्रोवाइडेड अ वेलकम रिलीफ टू इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। सेंटेंस लंबा, इतना ही पढ़ लो, कॉमा लग गया ना, यहाँ छोड़ दो। कह रहा है जी फरवरी का जो शार्प राइज है, राइज का मतलब होता है उछाल, शार्प का मतलब होता है तीखा। एक तो कोई चीज़ ऐसे बढ़े, ऐसे बढ़े, और एक चीज़ ऐसे बढ़ जाए, ये जो ऐसे बढ़ता है इसको बोलते हैं शार्प राइज। कह रहा है फरवरी में जो अचानक आई हुई बढ़त है, और किस में, इस इंडेक्स में, इस ग्राफ में। इंडेक्स का नाम क्या है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और जो है मंथली और आया है सर्विसेज के लिए या सेवाओं के लिए। कह रहा है ये राइज जो आया है 59 तक, कह रहा है इसने प्रोवाइड किया है या ला करके दिया है एक ऐसे रिलीफ को या ऐसी शांति को, चैन को, जो वेलकम है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। और ये किसके लिए वेलकम, इन्वेस्टर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारे देश में निवेशकों के लिए और हमारे इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं जो पॉलिसी बनाते हैं देश की इकोनॉमी से रिलेटेड। समझ गए? चलो अब कोमा के बाद देखते हैं क्या हुआ। कह रहा है जी फॉलोइंग द राइज इन GDP ग्रोथ नंबर्स रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और NSO फॉर द दिसंबर क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल ईयर, क्वार्टर थर्ड जो है फाइनेंशियल ईयर 25। कह रहा है ये जो शार्प राइज आया है ना, ये आया है बाद में या फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब है फॉलो करते हुए, पहले कोई और चीज़ आई उसके पीछे ये राइज आया। कह रहा है ये राइज आया है फॉलोइंग या बाद में एक दूसरे राइज के, एक दूसरे उछाल के, जो था GDP के ग्रोथ के नंबर्स में। और ये वही नंबर्स हैं जो रिलीज किए गए हैं, जिनको पब्लिक में सबके सामने रखा गया है एक NSO नाम के सरकारी ऑफिस के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। और ये आया था दिसंबर में ख़त्म हुए क्वार्टर के लिए, यानी 9वें से 12वें महीने की तिमाही के लिए, हमारे करंट फिजिकल ईयर की 2024-25 की। तो पता होगा आपको, साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों को 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स में तोड़ दिया जाता है। अप्रैल टू जून, जुलाई टू जो है सितंबर, और अक्टूबर टू दिसंबर, और फिर जनवरी टू मार्च। तो जो तीसरा क्वार्टर था अक्टूबर से दिसंबर वाला, उसमें हमारी GDP के बहुत अच्छे आंकड़े आए, और उसके बिल्कुल पीछे पीछे PMI भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया हमें, 59 तक पहुंच गया। चलिए ये जो शार्प राइज है PMI का, ये है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब देखो लिखी हुई है इसकी, हैज़ प्रोवाइडेड। इस राइज ने हमें प्रोवाइड किया है एक वेलकम रिलीफ। ठीक है, बाकी इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब है नहीं। फॉलोइंग का मतलब होता है पीछे पीछे या आफ्टर। ये जो राइज आया था ये बाद में आया था, इस दूसरे उछाल के, जो GDP के आंकड़ों में आया है, और जो बताया गया है, रिलीज किया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हमारी NSO नाम की सरकारी संस्था के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आपको पता लग गई इससे, कि जो PMI नाम की चीज़ है ये कोई अच्छी चीज़ है, और जितनी बढ़े उतनी अच्छी होती है, क्योंकि राइज आया ना तो अच्छा लग रहा है सबको, सबको रिलीफ मिल रहा है। तो एक आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया, PMI कोई बहुत अच्छी चीज़ है और बढ़नी चाहिए। आगे कह रहे हैं जी द स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन द सर्विसेज PMI अप फ्रॉम 56.5 इन जनवरी विच मार्क्ड अ 25-month लो हेल्प्ड ऑफसेट द डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग PMI विच फेल टू अ 14-month लो ऑफ 56.3 इन February। कह रहा है ये जो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया है, देखिए बाउंड का मतलब है उछलना या बंधा हुआ होना। अंग्रेजी में बाउंड वर्ड के दो मतलब हैं, उछलना या बंधा हुआ होना। रीबाउंड मतलब किसी चीज़ का गिर के फिर से उछलना। कह रहा है जो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया है या उछाल आई है सर्विसेज PMI में, जिसकी हमने अभी अभी बात की। कह रहा है और कहाँ से आई है, 56.5 हुआ करती थी जो जनवरी में, और जो हो गई फरवरी में 59-59। और कह रहा है जनवरी का 56.5 जो कि मार्क बनता है या निशान बनता है
पिछले 25 महीने के सबसे लो जो है स्तर का लेवल का, मतलब पिछले 25 महीने में 56.5 कभी भी नहीं आया था ये सर्विसेज का पीएमआई। कह रहा है इस रिबाउंड ने ना, इस उछाल ने हेल्प किया है हमें कि हम ऑफसेट कर सकें या भरपाई कर सकें या बराबर कर सकें उस डिक्लाइन को, उस गिरावट को जो आई है एक दूसरे पीएमआई में जो है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जो कि इस बार गिर गया पिछले 14 महीने के सबसे निचले स्तर पे 56.3 आया है फरवरी के अंदर। तो दो चीज़ें हमें पता लगी, पीएमआई सर्विसेज का भी हो सकता है, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का भी हो सकता है, दोनों का बढ़ा हुआ होना चाहिए। सर्विसेज का इस बार बहुत अच्छा आया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई इंडेक्स है, जो ग्राफ है, इस बार 14 महीने के सबसे निचले पॉइंट पे था और एवरेज निकाल लेने की वजह से इस सर्विसेज के पीएमआई ने हमें ऑफसेट कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के लॉस को। ठीक है, एक गिरा एक बढ़ा तो दोनों का एवरेज निकल के आया तो ऑफसेट हो गया। चलिए मीनिंग निकल गया। स्ट्रॉन्ग रिबाउंड जो है इसकी वर्ब है हेल्प्ड। रिबाउंड ने हेल्प किया हमें कि हम ऑफसेट कर सकें। ऑफसेट करना, मेकअप फॉर करना, कंपेंसेट फॉर करना, पलड़े के दो तराजुओं को बराबर करना, भरपाई करना, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। अब आपको बता देते हैं इंडेक्स क्या होता है। देखिए 2-3 होते हैं मोटे मोटे, सर्विसेज का और मैन्युफैक्चरिंग का, जो दो सबसे बड़े हैं। सर्विसेज का इंडेक्स ये बताता है कि भारत की जो सर्विस सेक्टर है उसने कितना ग्रो किया। मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी मिलें हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया। तो ये दोनों इंडेक्स बढ़े हुए मिले हर महीने, तो इसका मतलब ये रहेगा कि भारत की इकॉनमी आगे जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं जी, अ पीएमआई रीडिंग अबव 50 सिग्नल्स एक्सपांशन व्हाइल एनीथिंग बिलो दिस इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन। कह रहे हैं जो पीएमआई की रीडिंग है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, 50 से अगर ऊपर आए, अबव 50 आए, वो सिग्नल करती है, इशारा करती है बढ़त का, फैलाव का, एक्सपांशन का या ग्रोथ का। जबकि कोई भी चीज़ आ जाए जो बिलो हो इसके, यानी 50 के नीचे हो, एनीथिंग बिलो दिस, वो इंडिकेट करती है या दिखाती है मंदी को, कॉन्ट्रैक्शन को या गिरावट को। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई वही बता रहा है। 50 से ऊपर यानी देश आगे बढ़ रहा है, 50 से नीचे यानी देश पीछे आ रहा है। कह रहा है जी, द पीएमआई सर्वे कंडक्टेड एवरी मंथ बाय S&P ग्लोबल अक्रॉस 40 कंट्रीज इज अ की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक मोमेंटम। अब ये बता रहे हैं पीएमआई लाता कौन है। ये पीएमआई सर्वे जो है ना, जो कंडक्ट किया जाता है हर महीने, और किसके द्वारा? दुनिया की एक एजेंसी है S&P ग्लोबल, इसके द्वारा। और कहाँ किया जाता है? दुनिया के 40 देशों में, बड़ी कंट्रीज में। कह रहे हैं ये जो सर्वे पीएमआई करता है ना, ये एक की इंडिकेटर है, बहुत महत्वपूर्ण सूचक है, निशान है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक मोमेंटम का या उस देश में आर्थिक संवेग का या रफ्तार का। तो पीएमआई देख लो, जापान का कितना आया, चाइना कितना आया, अमेरिका कितना आया, आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले महीने इस देश में क्या हुआ होगा, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई। चलिए अब ये पता लग गया पीएमआई किसने करवाया। सर्वे जो है इसकी वर्ब है इज। कंडक्टेड यहाँ पे वर्ब नहीं है, सर्वे को कंडक्ट किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल है। ये वो सर्वे है जो कंडक्ट किया जाता है या करवाया जाता है हर महीने। ठीक है, करवाया जाता है बाय लगा के S&P ग्लोबल नाम की जो है एजेंसी के द्वारा। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग या रफ्तार, किस दिशा में, किस स्पीड से आप आगे जा रहे हैं, वो आपका मोमेंटम है। कह रहा है द फैक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स दैट हैव अकाउंटेड फॉर अबाउट 80% ऑफ इंडियाज GDP सिंस 2010 रिमेन इन एक्सपेंशन मोड इज पॉजिटिव। कह रहा है ये जो फैक्ट है, कौन सा फैक्ट? दैट वो ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दो सेक्टर हैं। देखो सेक्टर तो बहुत सारे हैं, एग्रीकल्चर भी एक सेक्टर है, लेकिन उसकी हमारे पास उसमें ग्रोथ बहुत कम होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा देश जो है चल नहीं सकता खाली। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना कि ये जो दो बड़े सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, कह रहा है जो कि अकाउंट फॉर करते हैं या हिसाब देते हैं लगभग हमारे देश की 80% की GDP का या अर्थव्यवस्था का। और कब से? सन 2010 से पिछले 15 सालों में। कह रहा है ये बात जो है ना कि ये दोनों सेक्टर बने हुए हैं एक्सपेंशन मोड में, ये दोनों विस्तार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये फैक्ट ही पॉजिटिव है, अपने आप में बड़ा सकारात्मक है, खुशी देने वाला है। समझ गए? स्ट्रक्चर देखो सेंटेंस की, द फैक्ट इज पॉजिटिव। द फैक्ट आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फैक्ट जो है वो दैट लगा के बताया गया। फैक्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर ये बने हुए हैं इन एक्सपेंशन मोड। सेक्टर्स भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2 और वर्ब नंबर 2 है इसकी रिमेन। समझ पा रहे हो? फैक्ट जो है सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1 इज, सेक्टर्स की वर्ब है रिमेन।
और दैट आया है सेक्टर्स के लिए, दैट की वर्ब है हैव अकाउंटेड फॉर। ये वो सेक्टर हैं जो अकाउंट फॉर करते हैं या किसी चीज़ के लिए हिसाब देते हैं। अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ का हिसाब देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेज में आपको द फैक्ट दैट ऐसा ना लिख करके सिर्फ दैट लिख करके लिखा दिया होगा। दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर हैव अकाउंटेड फॉर, है ना, ऐसा लिख करके दिया होगा। द फैक्ट वहां पे अंडरस्टूड होगा, याद रखना। उस केस में द फैक्ट ना भी लिखो तो भी चल जाता है। द फैक्ट ये ऑप्शनल होता है, आप लिखना चाहें या छोड़ दें, ठीक है ना। सीधे दैट लिख करके भी सेंटेंस लिखा जा सकता था, इस केस में द फैक्ट लिखना जरूरी नहीं है। कह रहा दिस रेजिलियंस परसिस्ट डिस्पाइट कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। कह रहा है हमारा ये जुझारूपना परसिस्ट करता है, बना हुआ है, कंटिन्यू करता है, बावजूद पैसे की निकासी के, कैपिटल के आउटफ्लो के। और कहाँ से? भारत की मार्केट से। विदेशी लोग भारत की मार्केट में आके पैसा लगाते हैं, किसी महीने निकाल लेते हैं। तो कह रहा है हमारे मार्केट से पैसा निकल रहा है, बावजूद हमारी जो रेजिलियंस है वो बनी हुई है। कह रहा है और कैसे बनी हुई है? सजेस्टिंग दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक फंडामेंटल्स रिमेन स्ट्रॉन्ग। सजेस्ट करते हुए कि भारत के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, आर्थिक जो बुनियादी आधार है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। समझ गए ना भाई? हमारे देश से विदेशी लोग पैसा निकाल रहे हैं, स्टॉक मार्केट गिरती है जब भी पैसा निकलता है बाजार, तो विदेशी लोग जरूर भाग रहे होंगे, विलायती लोग, लेकिन हमारी इकोनॉमी की फंडामेंटल बहुत मजबूत है। इसी वजह से हमारे पीएमआई जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है फरवरी महीने के। चलिए, रेजिलियंस यानी जुझारूपना, वर्ब है इसकी परसिस्ट, परसिस्ट करना, किसी चीज़ का बने रहना, मेंटेन होना। सजेस्टिंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब हमारा जुझारूपना परसिस्ट करता है तब वो ये सजेस्ट भी कर रहा होता है, इस चीज़ का हमें सजेशन भी दे रहा होता है। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वर्ब है रिमेन। बढ़े आगे, चलो आराम से वीडियो को करें पॉज, 5 मिनट लगे तो 5 मिनट लो, एक बार इसका मीनिंग खुद से निकालो। चलिए कर लेना खुद से ना, कोई रीडिंग देना इसको। कह रहा है अ मोर टेलिंग इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज द क्वार्टरली अर्निंग्स ऑफ द सेंसेक्स। कह रहे एक और ज़्यादा टेलिंग इंडिकेटर, इंडिकेटर यानी निशान। भाई बादल आए तो ये निशान है बारिश का, है कि नहीं? काले बादल आए तो वो इंडिकेट करते हैं बारिश को, तो काले बादल इंडिकेटर होते हैं तूफान का या बारिश का। कह रहा है वैसे ही एक और इंडिकेटर जो ज़्यादा टेलिंग है, टेल करने वाला है या बताने वाला है। और क्या बताने वाला है? हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, हमारी लंबी दौड़ के अंदर या लंबे वक्त के अंदर आर्थिक ताकत को। कह रहा वो है हमारी क्वार्टरली अर्निंग्स या पूरे क्वार्टर के अंदर आने वाला मुनाफा, सेंसेक्स नाम के इंडेक्स का। और सेंसेक्स क्या है? इंडियाज बेंचमार्क इंडेक्स कंप्राइजिंग 30 ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स है, एक बेंचमार्क समझते हैं आप? मापदंड बोलते हैं हिंदी में। इंडेक्स का मतलब होता है ग्राफ या लिस्ट। सेंसेक्स भारत का एक ऐसा इंडेक्स है जो कंप्राइज करता है, अपने अंदर रखता है भारत की 30 सबसे ज़्यादा वैल्यूड, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली और सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली, खरीदी बेचे जाने वाली कंपनी के शेयरों को BSE नाम के जो है एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो सेंसेक्स आपको पता होगा 30 बड़ी कंपनियां, रिलायंस, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, ऐसी 30 बड़ी कंपनियों का ग्रुप है ना वो। तो उनकी क्वार्टरली अर्निंग देखी कि दिसंबर के क्वार्टर में इन कंपनियों ने कितना पैसा कमाया, तो देख करके पता लगा क्वार्टरली अर्निंग्स बहुत अच्छी आई है। तो हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इससे, इस इंडिकेटर से भी हमें पता लगती है। चलिए, इंडिकेटर सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, कंप्राइज करना यानी किसी चीज़ से मिल के बना होना। सेंसेक्स कंप्राइज करता है, मिल के बना हुआ है 30 जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनियों से जो एक्टिवली ट्रेड होती हैं। ठीक है, इस वर्ड को भी डिटेल में करेंगे, ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी करवाएंगे आपको आगे। कह रहा जी द क्वार्टर थर्ड FY25 रिजल्ट्स पॉइंट टू सॉलिड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर नियरली ऑल फर्म्स। कह रहा है जो तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही के जो मुनाफे के रिजल्ट्स हैं सभी 30 कंपनियों के, ये पॉइंट टू करते हैं बहुत ही मजबूत नेट प्रॉफिट में ग्रोथ को या बढ़त को, लगभग सभी फर्म्स के लिए, लगभग इन 30 की 30 कंपनियों के लिए। तो एक और इंडिकेटर हमें मिला कि इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है। चलिए, पॉइंट टू करना यानी इशारा करना, रिजल्ट्स की वर्ब है पॉइंट। इशारा करने को रेफर टू करना, अल्यूड टू करना और हिंट ऐड करना भी बोलते हैं। याद रखना, हिंट के बाद में ऐड लगता है, टू नहीं लगेगा। पॉइंट टू, रेफर टू, अल्यूड टू या हिंट ऐड, ठीक है ना। तो ये आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा, हिंट के बाद में टू नहीं लगाना। चलो आगे बढ़े।
अब इस कॉन्सेप्ट को फटाफट देखो, ये कंप्राइज वर्ड कैसे काम करता है। देखिए, कंप्राइज का मतलब होता है मिल के बना होना। जैसे ये किताब कंप्राइज करती है 100 पेजेस, यानी ये किताब मिलके बनी है 100 पन्नों से। ये घर कंप्राइज करता है 5 लोग, यानी ये परिवार या फैमिली जो है 5 लोगों से मिलके बनी है। स्कूल कंप्राइज करता है 300 स्टूडेंट्स, यानी स्कूल जो है 300 स्टूडेंट से मिलके बना है। तो ऐसे दिमाग में सोचो कोई चीज़ कैसे दूसरी चीज़ से कंप्राइज होती है। कंप्राइज का मतलब है मिलके बना हुआ होना, और यही वर्ड अंग्रेजी में यही मीनिंग निकलता है कंसिस्ट वर्ड का। लेकिन कंप्राइज के बाद में आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंसिस्ट के बाद में ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो ये एक लिस्ट है ऐसी वर्ब्स की, 10 वर्ब्स आपके सामने रख रहा हूँ। लेफ्ट साइड की वर्ब राइट साइड वाली वर्ब के बराबर है, लेकिन राइट वाली वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन लेती है, लेफ्ट वाली वर्ब वही मीनिंग बिना प्रीपोजिशन के दे देगी। जैसे सीक का मतलब है ढूंढना, लुक फॉर का मतलब भी होता है ढूंढना, सीक के बाद में फॉर नहीं लगता। अपोज का मतलब है विरोध करना, ऑब्जेक्ट टू का मतलब भी होता है विरोध करना, लेकिन अपोज के बाद में टू नहीं लगता। अवेट का मतलब है इंतजार करना, वैसे ही वेट फॉर भी इंतजार करना है, अवेट के बाद में फॉर नहीं लगेगा। इन्वेस्टिगेट का मतलब है जांच पड़ताल करना, लुक इनटू और प्रोब इनटू भी जांच पड़ताल की बात करते हैं। रिसेंबल का मतलब होता है के जैसा दिखाई देना, यू रिसेंबल माई सिस्टर, आप मेरी बहन के जैसी दिखाई देती हैं। तो यू रिसेंबल टू नहीं लिखना है, रिसेंबल माई सिस्टर, लेकिन सिमिलर के बाद में टू लगता है, यू आर सिमिलर टू माई सिस्टर। तो ये वर्ब्स आपको याद करनी है, मीनिंग आपको बता दी है इनके। रीच और अराइव यानी पहुंचना, आंसर और रिप्लाई यानी जवाब देना, मैरी और अलाइन विद करना यानी किसी के साथ में आना, किसी से शादी करना या किसी को अपना लेना। इनहिबिट और लिव का मतलब होता है कहीं पर रहना। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ क्वेश्चंस आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। कोई भी पेपर निकाल लो, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्जाम का, आपको मिलेंगे इस पे क्वेश्चंस। द टीम रीच्ड अ सोल्यूशन रिसेंबलिंग टू द ओरिजिनल डिजाइन आफ्टर मल्टीपल रिविजन्स। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा होता, टीम रीच ऐड कर गई एक सोल्यूशन पे, टीम एक सोल्यूशन तक पहुंच गई, और वो सोल्यूशन था जो रिजेंबल टू करता था, जो दिखाई देता था ओरिजिनल डिजाइन जैसा ही, मल्टीपल रिविजन्स के बाद में, बहुत सारे हेर फेर के बाद में। तो उन्होंने ओरिजिनल एक डिज़ाइन बनाया था कि ऐसा करेंगे, लेकिन उसमें हेर फेर करते हुए एक नया डिज़ाइन उन्होंने बनाया, सोल्यूशन बनाया, लेकिन वो ओरिजिनल जैसा ही दिखता था। सेंटेंस में गलती ये है कि रीच्ड के बाद में अगर एट लग जाए, देखो मैंने लगा दिया है, यहाँ पे लगाना भूल गया था, मैंने अभी लगा दिया, ठीक है। रीच के बाद में एट लग गया तो कहीं पहुंच गए, लेकिन रीच के बाद में एट आता ही नहीं। या तो इस एट को निकाल दो रीच के बाद में, या फिर इस एट को रहने दो, रीच की जगह लिख दो अराइव्ड एट, क्योंकि रीच बिना एट के और अराइव एट के साथ एक दूसरे के बराबर है। वैसे ही रिसेंबल के बाद में टू लगा हुआ है, या तो इस टू को निकाल दो, या फिर रिसेंबल की जगह लिख दो टीम अराइव्ड एट अ सोल्यूशन विच वॉज सिमिलर टू, या ऐसा लिख दो सिमिलर टू, सीधे लिख सकते हो कोमा लगा के सिमिलर टू। तो अगर टू लगाना है तो सिमिलर आ जाएगा, अगर टू नहीं निकाल रिसेंबल लिखना है तो टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स आर अवेटिंग या वेटिंग देयर फाइनल रिजल्ट्स, बच्चे लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगाऊं इस केस में, अवेट या वेट? दोनों ही वर्ड्स का मतलब है इंतजार करना, लेकिन वेट के बाद में फोर आता है, और फोर यहाँ पे लगा के नहीं दिया आपको किसी ने, तो फिर वेट तो नहीं लग सकता, फोर है नहीं ना यहाँ। तो क्या करूं इस केस में? वो आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि अवेट का इस्तेमाल करो, स्टूडेंट्स आर अवेटिंग देयर फाइनल रिजल्ट्स। होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर सच में समझ आया तो लास्ट क्वेश्चन को खुद से देनी है ट्राई, क्लास वर्क है आपका ये, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसमें मिलेंगी 2 एरर्स, आराम से ढूंढो, कमेंट्स में डालना, ठीक है। इसको नज़रअंदाज मत करो, खुद से करोगे तभी सीख पाओगे। लास्ट क्वेश्चन के खुद से आंसर्स निकालो, कमेंट्स में डालना, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ कंप्राइज के बाद में ऑफ का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अगर यहाँ पे कंसिस्ट लिखा होता, कंसिस्टिंग लिखा होता, तो फिर ऑफ लग जाता, कंसिस्टिंग ऑफ 30 ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनीज। चलिए फटाफट से दे दो इसको एक रीडिंग। चलिए, कह रहे हैं हाउ एवर लूमिंग इकोनॉमिक रिस्क रिमेन, कह रहे फिर भी हमारी बहुत अच्छी स्टैंडिंग है इकोनॉमिक तौर पे, लेकिन फिर भी सर पे मंडराती हुई, लूम करती हुई जो इकोनॉमिक रिस्क है, आर्थिक जोखिम है, वो आज भी सर पे बने हुए हैं। लूम करना यानी सर पे मंडराना, लूमिंग यानी मंडराता हुआ। कह रहे द थ्रेट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स announced by United States President Donald Trump and set to take effect on April 2nd poses a challenge for the manufacturing sector। कह रहे जो हमारी थ्रेट है रेसिप्रोकल टैरिफ्स की,
टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जाता है तो उसके एयरपोर्ट पे या बंदरगाह पे आपको एक टैक्स देना होगा दूसरी कंट्री को। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो रिएक्शन में हो, जो बराबरी का हो। हमने अगर अमेरिका पे 50% टैक्स लगाया है तो अमेरिका बोले हम भी लगाएंगे 50%, तो वो हो गया रेसिप्रोकल टैरिफ। कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जो थ्रेट है कि इंडिया के बराबर, इंडिया के जितना ही टैरिफ हम भी इंडिया पे लगाएंगे, रेसिप्रोकल, जो कि अनाउंस किया है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और ये वो टैरिफ है जो सेट है, जो रेडी है कि ये टेक इफेक्ट करेगा, ये असर में आएगा, अमल में आएगा अप्रैल 2 को, आज से 1 महीने बाद। कह रहा है ये थ्रेट जो है ना, ये खड़ा करती है चैलेंज को हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो अभी तक तो क्या भारत और दूसरी कई कंट्रीज अमेरिका का मजा ले रही थी। अमेरिका के प्रोडक्ट्स भारत में आए तो हम 100% टैक्स लगा देते थे ताकि भारत में उनको कोई ना खरीदे, और जब हमारे वहाँ जाते थे तो अमेरिका सिर्फ 10-20% टैक्स लगाता था। तो अब ट्रंप ने बोला भाई तुम्हारे 100 तो हमारा भी 100, जितना तुम टैक्स लगाओगे उतना हम लगाएंगे। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। और इस थ्रेट की वजह से दुनिया भर की कंट्रीज परेशान है कि अमेरिका से अब मुकाबला कैसे होगा। तो ये थ्रेट जो है ये पोज करती है एक चैलेंज को। थ्रेट सब्जेक्ट है, पोज इसकी वर्ब है। पोज करना, किसी चीज़ को खड़ा करना, किसी चीज़ को पैदा करना, चैलेंज को, सवाल को, क्वेश्चन को, डाउट को, नेगेटिव चीज़ों को खड़ा करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। बढ़े आगे। कह रहा है मीन वाइल द सर्विसेज सेक्टर इज फेसिंग अ डिफरेंट डिसरप्शन। कह रहे ट्रंप सेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर परेशान है, और इसी बीच हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो भी फेस कर रहा है एक अलग तरह की डिसरप्शन को, या फिर यूं कह दें डिस्टर्बेंस को। और क्या है डिसरप्शन? द रैपिड पिवट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई ड्रिवन सोल्यूशन। जो तेजी से आने वाला पिवट है, झुकाव है या इंक्लिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रिवन या चलने वाले सॉल्यूशंस की तरफ। तो हमारे सर्विस सेक्टर क्या है? हमारी इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, माइंडट्री, ये सारी कंपनियां जो खूब पैसा भर भर के कमाती थी दुनिया भर से, अब इनको लग रहा है कि एआई आने के बाद में इनकी कमाई बंद हो जाएगी। सर्विस सेक्टर भी इस एआई से डिसरप्शन को फेस कर रहा है। सर्विस सेक्टर की वर्ब है इज फेसिंग डिसरप्शन, यानी आपको मैंने बता दिया डिस्टर्बेंस, ठीक है। पिवट का मतलब होता है झुकाव। अब हर आदमी एआई यूज करता है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता है। कह रहा है वाइल द एनएसओ रिपोर्टेड 6.2% रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर Q3 of FY25, top executives from India's leading IT firms have at industry event in Mumbai cautioned that growth in sector could be as low as 5.1% in FY25। लंबा सेंटेंस है, देखो वाइल से शुरू हुआ है तो इसमें मिलेगा एक विरोधाभास यानी पैराडॉक्स। ऐसा है लेकिन फिर भी ऐसा है। कह रहा है जी जहां ऐसा है, जहां जो एनएसओ नाम की सरकारी संस्था है उसने रिपोर्ट किया है 6.2% की रियल जीडीपी ग्रोथ को थर्ड क्वार्टर में। हमारी जीडीपी सच में इतना ग्रो की थी इन्फ्लेशन को माइनस करके। कह रहा है फिर वहां पे हुआ क्या? कह रहा है वहीं हुआ ये दूसरी तरफ जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स थे, सीईओज थे, चेयरमैन थे भारत की लीडिंग आईटी फर्म्स के, कह रहा है जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कह रहा है इन्होंने हैव ये काम कर चुकी हैं एक इंडस्ट्री इवेंट पे जो मुंबई में हुआ था, और काम था कॉशन करने का या चेताने का। दैट वो ये कि जो ग्रोथ है इस सेक्टर में वो लो हो सकती है, एज लो एज, और कितनी 5.1% अगले पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। जो अब फ्रॉम होगा ज़्यादा होगा या ऊपर होगा 3.8% जो पिछले पूरे साल में हुई थी। ठीक है, तो एनएसओ ने कहा है कि जीडीपी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन आईटी सेक्टर अगले साल 6.2 ग्रो नहीं करेगा। इन्होंने खुद ही बता दिया इन कंपनियों के मालिकों ने कि 5.1 लगता है हमें ग्रो करेगा। हालांकि इस साल जो ग्रो किया उससे ज़्यादा है, लेकिन अगले साल की ग्रोथ जो है जो होनी चाहिए थी उससे कम है। समझ गए? तो ये इसमें विरोधाभास था। वाइल द एनएसओ रिपोर्टेड, जहां एनएसओ ने ये रिपोर्ट किया वहीं पे लीडिंग आईटी फर्म्स हैव कॉशन्ड। एनएसओ की वो होगी रिपोर्टेड, लीडिंग आईटी फर्म्स की वो है हैव कॉशन्ड। बीच के अंदर बताया गया कि कॉशन कहाँ पे किया। कॉशन करना यानी चेताना, किसी चीज़ की वार्निंग देना। ये वार्निंग आई थी एक इवेंट में, सेमिनार में जो मुंबई के अंदर हुआ था। ठीक है, ग्रोथ की वो है कुड बी, ग्रोथ हो सकती है कुड बी एज लो एज दिस मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको समझ आ रही होगी। लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, फटाफट इसकी रीडिंग ले लो। कह रहा है जी ऑल्दो दिस मे सीम कंसर्निंग फॉर एन इंडस्ट्री that has enjoyed 16% compounded annual growth rate for nearly 25 years। कह रहा है हालांकि ये दिखाई दे सकता है कंसर्निंग यानी कंसर्न से भरा हुआ, चिंताजनक, वरिंग या स्ट्रेसफुल।
कह रहे जहां ये चीज़ दिखाई देती है कि ये कंसर्निंग है, चिंता भरी है एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए जिसने मज़ा उठाया है, लुत्फ लिया है, इंजॉय किया है 16% की चक्रवृद्धि ब्याज से एनुअल ग्रोथ को, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ को पिछले लगभग 25 सालों से हमने 16% हमारी आईटी इंडस्ट्री जो है पिछले 25 साल से ग्रो कर रही है। कह रहा है जहां ये कंसर्न हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए, कह रहा है इट स्टिल रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज ऑफ $29 बिलियन, ब्रिंगिंग द सेक्टर्स एक्सपेक्टेड वैल्यू टू $283 बिलियन इन FY25। कह रहा है फिर भी ये 5.2% की ग्रोथ है, ये रिप्रेजेंट करती है एक इजाफे को, इंक्रीज को, जो $29 बिलियन का है भारत की आईटी इंडस्ट्री के अंदर लेते हुए या लाते हुए, ब्रिंग करते हुए इस पूरे सेक्टर की एक्सपेक्टेड वैल्यू को $283 बिलियन पे 2025-26 के साल में। तो पिछले 25 सालों में इन्होंने खूब तेजी से ग्रो किया है 16% साल दर साल चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। भले ही ये 5.1% इस हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी ये $29 बिलियन हमारी कंपनीज के हाथ में लाके कमा के देगा। चलिए, दिस की वर्ब है मे सीम, कंसर्निंग होता है जो चिंताजनक हो, कंसर्न भरा हो। इट आया है 5% की ग्रोथ रेट पे, इट की वर्ब है रिप्रेजेंट्स। 29 बिलियन बढ़ के 283 हो जाएगी, यानी 2024-25 में ये 283 माइनस 29 कितना हो गया? $254 बिलियन है हमारा आईटी सेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इन इट्स 2025 स्ट्रेटेजिक रिव्यू रिपोर्ट, NASSCOM has identified geopolitical upheavals and rising tariffs as key challenges। कह रहे फिर एक और रिपोर्ट आई है 2025 में NASSCOM की। NASSCOM पूरी आईटी इंडस्ट्री के, या है ना, हमारी जो कंपनी आईटी है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक एसोसिएशन है। कह रहे 2025 में जो NASSCOM एसोसिएशन है, इसका जो स्ट्रेटेजिक रिव्यू आया, इसने आइडेंटिफाई करके पहचाना है अंतरराष्ट्रीय या जियोपॉलिटिकल अपहीवल्स को या अराजकता को। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वहाँ बैठ के टैरिफ बढ़ाएंगे, इंडिया में मंदी आ जाएगी। तो इस तरह के जियोपॉलिटिकल अपहीवल्स को, एनार्की को इन्होंने पहचाना है, और राइजिंग टैरिफ्स को पहचाना है की चैलेंजेस के तौर पे या सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के तौर पे। चलिए, NASSCOM की वर्ब है हैज़ आइडेंटिफाई, इसने आइडेंटिफाई किया है इन दोनों चीज़ों को चैलेंज की तरह या हेडविंड्स या चुनौतियों की तरह। याद है ना वर्ड हेडविंड्स। चल, लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसका रीडिंग ले लो, फिर अपने आते हैं क्विज पे। चलिए, कह रहे बट बिजनेस लीडर्स एट द इवेंट एट्रीब्यूटेड मच ऑफ द स्लो डाउन टू डिसरप्टिव इम्पैक्ट ऑफ AI। कह रहे लेकिन हमारे जो बिजनेस लीडर्स हैं, आईटी कंपनियों के मालिक हैं, उन्होंने इस मुंबई के इवेंट में, सेमिनार में एट्रीब्यूट कर दिया या कारण बता दिया ज़्यादातर इस मंदी का। और क्या कारण बताया? टू लगा के बता रहा है, डिसरप्टिव इम्पैक्ट को या डिस्टर्बेंस करने वाले असर को AI के। उन्होंने बोला और कुछ नहीं है, AI की वजह से हम मंदी में आएंगे। सारा उन्होंने जिम्मा AI के सर पे डाल दिया। कह रहा है जी कौन से AI है? विच इज रिड्यूसिंग अर्निंग्स फ्रॉम न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रीशेपिंग हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस। ये वही AI है जो रिड्यूस कर रही है इस सेक्टर की कमाइयों को नए कॉन्ट्रैक्ट से जो बाहर के देशों से हमें मिलते थे, और ये रीशेप कर रही है, फिर से ढाल रही है हमारी हायर करने और ट्रेन करने की प्रैक्टिसेस को या तरीकों को। समझ गए? बिजनेस लीडर्स की वर्ब है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट करना यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना। आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई डिलीजेंट हार्डवर्क। मैं अपनी सक्सेस को जोड़ता हूँ अपने मेहनत पे या डिलीजेंट हार्डवर्क पे। तो जिस भी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ो, उसका कारण बताओ, तो एट्रीब्यूट या एस्क्राइब नाम की वर्ड से बता सकते हैं। ठीक है, और जो चीज़ कारण है वो हमेशा टू लगा के बताएं। एट्रीब्यूट समथिंग टू समथिंग, माई सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू माई हार्डवर्क। चलिए, कह रहा है इंडिया सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स फेस अ ट्रिपल चैलेंज। भारत का जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दोनों सेक्टर फेस कर रहे हैं 3 गुना चैलेंज को, ट्रिपल चैलेंज को। और वो चैलेंज क्या है? पहला है जी रैपिड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्रीजिंग ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म एंड द पोटेंशियल फॉर अ US रिसेशन। एक तो टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है, AI आ रहा है, सबसे पहला चैलेंज ये है। दूसरा, दुनिया भर से ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है। प्रोटेक्शनिज्म मतलब हर कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिससे भारत का सामान उस देश में कम बिकेगा। दूसरा चीज़ है ये प्रोटेक्शनिज्म का इंक्रीज होना। और तीसरा, जो पोटेंशियल है अमेरिका में एक रिसेशन की या वहाँ आने वाली मंदी की। कह रहे दिस कुड हैव significant repercussions for India, given that the US remains its largest trading partner।
कह रहे ये दोनों तीनों चीज़ें रख सकती हैं, हैव कर सकती हैं फ्यूचर में, कुड हैव, बहुत बड़े दुष्परिणामों को या रेपरकशंस को भारत के लिए। और क्यों? कह रहा है जी गिवन दैट, देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट देखते हुए इस चीज़ को कि भारत बना हुआ है या अमेरिका बना हुआ है, यूएस आज भी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। तो जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर हो, सबसे बड़ा ग्राहक हो, अगर उस ग्राहक के मंदी आ जाए तो हमारी दुकान में तो मंदी आने वाली है। तो सिग्निफिकेंट रेपरकशंस भारत के लिए तैयार हैं अमेरिका में मंदी आते ही। दिस की वर्ब है कुड हैव, रेपरकशंस आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कैरे टू नेविगेट दीज हेडविंड्स इंडिया मस्ट अर्जेंटली डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेडिंग बेस। नेविगेट करने के लिए या पार उतरने के लिए इन सारी हेडविंड्स को या चुनौतियों को भारत को अर्जेंट बेसिस पे फटाफट से डाइवर्सिफाई करना होगा या फैलाना होगा अपने ट्रेडिंग बेस को, व्यापारिक रिश्तों को। अमेरिका के साथ साथ दूसरी कंट्रीज से भी बहुत सारा व्यापार करें, फिर अमेरिका चाहे मंदी में आए तो आए, ताकि हमारे पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। समझ गए? चलिए, इंडिया की वो है मस्ट डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई करना, किसी चीज़ को डाइवर्स बनाना। नेविगेट करना यानी किसी कठिन या मुश्किल चीज़ से गुजरना, किसी तूफान से, मंदी की मार से, एडवर्स कंडीशन से गुजरने को बोलते हैं नेविगेट करना। हेडविंड्स आप देख चुके हैं, सामने से आने वाली चुनौतियां, इसका उल्टा होता है टेलविंड्स। चलिए रैप अप करें क्लास को। अब जिसने पूरी क्लास ली होगी आपको समझ में आया होगा कैसे कहानी की तरह प्रोसेस करना है। एक बार रिवीजन ले लो सभी वर्ड्स का। हेडविंड यानी सामने से आने वाली चुनौती या चैलेंज, इसका उल्टा होता है टेलविंड यानी आपके लिए फेवरेबल कंडीशन। ऑफसेट करना, दो चीज़ों को तराजू के पलड़ों की तरह बराबर करना। रिबाउंड करना यानी फिर से किसी चीज़ का उछलना, गिर के फिर से उछाल में आना। अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ का हिसाब देना या उसके लिए जिम्मेदार होना। रेजिलियंस आपकी जुझारूपना होता है, गिर के उठने की ताकत होती है। कंप्राइज यानी मिल के बना होना। फॉलोइंग यानी आफ्टर, बाद में। पॉइंट टू करना, किसी चीज़ की तरफ रिफर टू करना, इशारा करना, एल्यूड टू करना या फिर हिंट ऐड करना। रेसिप्रोकल यानी जो सामने से आए लेकिन बराबरी के हों। 100% आपका टैक्स 100% ही सामने वाली कंट्री ने भी आप पे लगाया, तो रेसिप्रोकल टैक्स। पिवट यानी आपका झुकाव या लीनिंग, किसी एक तरफ जब आप फोकस करते हैं तो आप पिवट करते हैं। लूम यानी सर पे मंडराना। कॉशन करना, किसी को चेताना या वार्निंग देना। अपहीवल, अनार्की, पेंडेमोनियम, केओस, अराजकता के सभी सिनोनिम्स हैं। रेपरकशन होते हैं बैड कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम। एक अच्छा वर्ड है इसके लिए रेमिफिकेशन, करवाया था आपको शुरू में, है ना। कंसर्निंग यानी जो कंसर्न भरा हो, चिंताजनक हो। डिसरप्टिव यानी जो डिसरप्शन लाए या बदलाव लाए, बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस लाए। एट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ का कारण बताना दूसरी चीज़ से, तो टू लगा के बताएं जो भी चीज़ आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरी चीज़ के साथ। नेविगेट करना यानी मुश्किल हालातों से गुजरना, तूफान से, है ना। मैनेज टू गो थ्रू समथिंग। चलिए अब क्वेश्चंस पे आए। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इस आर्टिकल की थीम क्या है? एक सेंटेंस में अगर आर्टिकल समझाना हो तो वो सेंटेंस इन चारों में से कौन सा होगा? इस आर्टिकल की थीम है कि भारत अमेरिका पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। अगर अमेरिका ने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम कहीं के ना रहेंगे। हमें अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हैं वीक हो रहे हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, इसलिए एक्सपैंड करना होगा ट्रेड पार्टनरशिप को। अमेरिका के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड रिलेशन बनाने होंगे, ठीक है ना। तो इंडिया मस्ट एक्सपैंड इट्स ट्रेड पार्टनरशिप टू मिटिगेट इकोनॉमिक रिस्क। यही तो आर्टिकल है पूरा। ये कह रहा है जी इनमें से कौन सी चीज़ अंडरलाई करती है या बताती है ऑथर की रिकमेंडेशन को ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के। ऑथर क्या बोलता है, चारों में से कौन सा काम हम करें कि हमारा ट्रेड सब कंट्रीज के साथ में होने लगे। देखो अजम्पशन हमारी ये है कि हमें डाइवर्सिफाई करना है, और वो इसलिए करना है क्योंकि अमेरिका पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। अगर अमेरिका पे निर्भर ना होते, थोड़ा अफ्रीका, थोड़ा यूरोप, थोड़ा रशिया, थोड़ा चाइना, सब पे बराबर होते, तो ये रिकमेंडेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये रिकमेंडेशन इसीलिए दी गई है क्योंकि हमारा अजम्पशन ये है कि अमेरिका ही हमारा सर्वे सर्वा है, उसी के ऊपर सब कुछ चलता है। तो ये अजम्पशन बनेगी द इंडियाज ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स टू हैविली ऑन यूएस ट्रेड। इसलिए ऑथर ने रिकमेंड किया, है ना, आप ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें। सेकंड में आंसर बनेगा आपका, अजम्पशन बनेगा सी। चलो थर्ड देखो, इनमें से हमारे आईटी सेक्टर में एक बड़ा कारण क्या बताया गया है मंदी का। कौन से कारण की वजह से लगता है आईटी सेक्टर में मंदी आने वाली है? मेरे ख्याल से बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। डिसरप्शन, बड़ा इंपैक्ट जो है एआई का हमारे आईटी सेक्टर की बिजनेस प्रैक्टिसेस और मंदी पे जो है अर्निंग्स पे, ठीक है ना। एआई की वजह से हमारा आईटी सेक्टर जो है डूबेगा। सी आंसर बनेगा थर्ड में। चलो अब इजी वाले क्वेश्चंस। फेवरेबल कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेडविंड्स या टेलविंड्स?
मेकअप फॉर करना किसी चीज़ की क्या करना, मीनिंग पूछा है आपसे फ्रेजल वर्ब का मेकअप फॉर। और पेंडेमोनियम वर्ड का सिनोनिम पूछा है रेजिलियंस, रेमिफिकेशन या एनार्की। लास्ट में 4 एरर्स मिलेंगी आपको, आराम से ढूंढो। पहली एरर मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, दूसरी मिलेगी इस वर्ड की वजह से, तीसरी इस वर्ड के आसपास, और चौथी इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर में। याद होगा ना वो द फैक्ट दैट, थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं आपको, चौथी एरर आपको इस स्ट्रक्चर में मिलेगी। सभी क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, जाके चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना, 1 मिला, 2 मिला, 5 मिला, 10 मिला, बिना शर्म के बताया करो। क्लास कैसी लगी आज की? इकोनॉमिक आर्टिकल्स और चाहिए हो तो कोशिश करेंगे वीक में 2 बार 3 बार लेकर के आएँ, संडे को लेकर के आएंगे। कमेंट्स में अपना फीडबैक दें, इस तरह की क्लासेस को कितना रिपीट किया जाए। चलिए।